नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां उत्तराखंड के सीमांत चमोली में एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसको लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया है। साथ ही प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ऐसे में AIMIM के अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है, जिसके तहत 15 मुसलमान व्यापारियों को बहिष्कार किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रतन ने कहा कि असउद्दीन ओवैसी का ट्वीट बहुत ही निघन्य है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक शांतिपूर्ण पूर्वक राज्य है और यदि यहाँ कोई हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करेगा तो उसको सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी इस मामले में तंज कसा है। देखिए, ओवैसी जी का जो बयान ट्वीट पर आया है देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से, क्योंकि ये धर्म स्तरीय और शांतिप्रिय प्रदेश है हमारा, अगर इसमें किसी प्रकार से इस तरह का व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम करने की बात इस प्रदेश के अंदर करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सरकार अपना निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम है और सरकार गलत लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो लोग लोगों को भड़काने का काम करते हैं, क्या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद या थूक जिहाद जैसे मसलों पर भी अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो क्या ऐसे लोगों के पक्ष में आकर के खड़ी होगी? तो उन लोगों को ये स्पष्ट करना होगा कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी हैं, जो दंगा फैलाते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो उनको उनके धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, क्या वो ऐसे लोगों के साथ में खड़े? तो मुझे लगता है इस तरह का जो बयान ओवैसी जी ने दिया है बहुत ही निंदनीय है। आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है। धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। युवा कल्याण और नियोजन विभाग की ओर से बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने इस संदर्भ में सभी वर्गों के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि युवा नीति में 15 वर्ष से 35 साल तक के युवक युवतियों को शामिल किया जाए। निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो भी ड्राफ्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है। लोगों की, युवाओं की भावनाओं को जानने की आवश्यकता है। कांग्रेस जहां निकाय चुनाव न कराने को लेकर भाजपा पर हमलावर है, वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार 25 दिसंबर तक निकाय चुनाव कराने की स्थिति में है और पूरी तरह से भाजपा चुनावी मोड में रहती है। पूरी तरीके से चाहे निकाय चुनाव हो या कोई अन्य चुनाव हो, पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारियां करती है और चुनाव लड़ती है। हम 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव हर हालत में करने की स्थिति में होंगे, यानी कि चुनाव परिणाम 25 दिसंबर से पहले उत्तराखंड के निकायों का घोषित हो जाए। हम 25
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। अब बीजेपी पंचायत में कार्यकारी एसडीएम को प्रबंधन के तर्ज पर बैठाएगी और फिर रेवड़ियां बांटी जाएंगी। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी प्रशासक को बैठकर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का उल्टा सीधा काम करने का काम करती है, साथ ही उनके जेब भरने का भी काम करती है। बता दें कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल अगले महीने 27 नवंबर को खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल चुनाव नहीं होंगे, वहीं पंचायतों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा। और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि पंचायत चुनाव जल्दी से जल्दी हुए कार्यकाल समाप्त होने के बाद होंगे, लेकिन बीजेपी के मुंह में खून लग चुका है। वो प्रभार ये जो कार्यकारी जो एसडीएम्स इत्यादि को वहां बैठाते हैं प्रबंधक के तौर पे और उनके द्वारा रेवड़ियां बांटी जाती हैं, उसकी चाट लगी है बीजेपी की सरकार और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और हमको लगता भी था कि प्रशासक बैठा के ये उल्टे सुल्टे काम कराएंगे और अपने जो इनके कार्यकर्ताओं उनकी जेबें भरने का काम करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में पिछले कुछ दिनों में हुए हिंदू मुसलमान मामले को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी की ओर से ट्वीट कर दिए गए बयान की कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करते हैं और जब भी चुनाव आता है उसकी ओर से ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे जनता का ध्यान विकास के मुद्दे से हट जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ओवैसी के इस बयान को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती, बल्कि सरकार से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है और बीजेपी उस भय का लाभ उठाती है वोट के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान विकास से हट जाए, अन्य मुद्दों से हट जाए। देहरादून में मंगलवार को एक निजी होटल में किसानों और पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान तमाम जिले के आए किसानों ने खेती के बारे में अपना सुझाव दिए। वहीं गणेश जोशी कृषि मंत्री ने कहा कि हर जिले से किसान को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सुझाव आएंगे, उसके बाद अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया है हर जिले से एक अग्रणी किसान को लेकर हम एक समिति बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे अपनी योजनाओं को हम लागू करेंगे। दूसरा, चौपटिया गार्डन जहां पर एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और वहां से सीखने के बाद हिमाचल जो है इतना आगे बढ़ गया, वो सेंटर बंद पड़ा है। मैं जितनी बार दौरे पर गया मैंने अधिकारियों से कहा कि वो सेंटर चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे और अभी हाल ही में 9 साइंटिस्ट हमारे को मिले हैं। श्रीनगर गढ़वाल से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो रोड पर घूमने गए थे। इसी दौरान आरोपी युवकों ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से डराने की कोशिश भी की। वहीं इस पूरे मामले में सीओ अनुज कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। 19 तारीख शाम 6 बजे की बात है। मंजीत असवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने अच्छा मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही से काफी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। बोला है कि तुमने मेरी फैमिली के लिए कुछ गलत बोला है और बोला है कि 2.5 लाख रुपए तुमने मेरे भाई के चुनाव के लिए लगाए हैं, जो कि मेरे को इस प्रकरण में कोई भी
जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लोगों से ये बोल रहा है कि ये घटना जो होनी थी कुछ बड़ा ही कांड हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यानी कि पहले से ही प्लान था इनका कि मारना है इसको। इसमें तत्काल जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो है स्थानीय व्यक्ति थे हमारे, उनके साथ मारपीट का मामला था, तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जाएगी। देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में धरना देते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तारीखों को लेकर अनिश्चितता बरत रहा है, जिससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। छात्रों की मांग है कि शासन जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे और उसे समय पर संपन्न कराए। धन सिंह रावत हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मिलकर इस छात्र संघ चुनाव को लगातार टाला जा रहा है और हमें बिल्कुल भी इस पर कोई वो सुध नहीं ली जा रही है कि हमारे छात्र संघ चुनाव को आयोजित कराया जाए। प्रवेश के 1 महीने बाद छात्र संघ चुनाव जहां आयोजित हो जाने चाहिए थे, आज नवंबर का महीना लगने को तैयार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय शिक्षा मंत्री हमारी कोई मांग सुनने को तैयार नहीं है। लगभग हम कल सुबह से हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर प्रशासन का आदमी हमसे बात करने नहीं आया। प्रदेश सरकार बस्तियों के नियमितीकरण पर जल्द ही विचार करने जा रही है। सरकार प्रदेश में बनी बस्तियों का कार्यकाल फिर से 3 साल के लिए बढ़ाने की तैयारी में है। इस संबंध में बात करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस बार की कैबिनेट में बस्ती के नियमितीकरण का मुद्दा लाया जाएगा, साथ ही इसका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन है, डाटा एंट्री कार्य है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग है, टेली कॉलिंग है, हिंदी कॉल सेंटर तथा इस प्रकार के इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय इसमें होंगे। और इसमें स्कीम में यह है कि हम लोग जो लोन जो लेंगे उसमें अधिकतम जो सब्सिडी हम 1.5 लाख रुपए देंगे। स्कीम का माना 2 लाख की है तो हम 1.5 लाख रुपए देंगे। 5 लाख है तो अधिकतम 1.5 लाख की बात कहिए तो 5 लाख मान लिया उन्होंने लोन लिया है, लेकिन हम उनको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का अनुदान देंगे। और उसमें ये भी है कि जब बैंक में वो अपना जो 50% का पैसा वो जब जमा 25% का पैसा 75 हम दे रहे 25 उनका जब वो जमा करा देंगे तो पहले 3 महीने में 50% उनको देंगे यानी 75,000 रुपया। फिर अगले 3 महीने में फिर उनको हम 30% देंगे यानी कि 45,000 रुपया। रामनगर में मिलावट के खिलाफ प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम ने गंदगी में प्रतिबंध केमिकल से केक और बस्ते बनाए जा रहे 3 कारखानों को सील किया है। वहीं अभी अभियान की भनक लगते ही कई मिठाई विक्रेता अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने चालानी कार्रवाई भी की। सीजन के दृष्टिगत लगातार इसमें अभियान चलाने के निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसके अतिरिक्त आज आयुक्त महोदय के संज्ञान में भी कुछ ऐसे प्रकरण आए थे जिसमें ये संज्ञान में आया था कि रामनगर में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री चला के प्रतिबंधित केमिकल का मिठाई बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें अभी तक 4 हम जो ऐसे स्थान हैं जहां मिठाई बनती है उनका निरीक्षण किया गया है। सभी जगह अनियमितताएं पाई गई है। खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुरूप मिठाई बनाना नहीं पाया गया। किसी के पास प्रतिबंधित केमिकल का उपयोग होना भी पाया गया है। उन सभी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंदर केस दर्ज किया जा रहा है। सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। इसके अलावा 3 को सील भी किया जा रहा है। त्योहारी सीजन के दृष्टिगत
बात करते हैं देहरादून की, जहां के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। जहां पुलिस ने नेगी होटल में छापे मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को देह व्यापार के लिए लाया गया था और रेस्क्यू की गई पीड़ित महिलाएं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। पौड़ी जिला पंचायत के बाहर जिला पंचायत सदस्य त्रैमासिक बैठक सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी के साथ वार्ता के बाद समाप्त हो गया। जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि शासन से जुड़ी उनकी मांगे पूरी हो गई हैं, लेकिन जिला स्तरीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है और इसी आश्वासन पर वो धरना समाप्त कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने भी इसकी जानकारी दी। जो शासन स्तर की जो मांगे थी हमारी, जिसमें हमने साफ तौर पे कहा था जो भ्रष्ट कर्मचारी आए हैं उनको खदेड़ने का काम हम लोग करेंगे, तो वो मांग हमारी आपने देखा होगा कि वो मांग हमारी पूरी हो चुकी है और उनको यहाँ से निलंबित भी कर दिया है और अटैच भी उनको निदेशालय कर दिया गया है और उसके बाद थर्ड पार्टी जांच के भी उन्होंने अभी आदेश जारी होने वाले हैं। और जो त्रैमासिक बैठक का जो इसके बाद जो दूसरा मेन मुद्दा हमारा त्रैमासिक बैठक का था, वो आज माननीय अध्यक्ष जी के स्तर का जो मामला था उन्होंने अमल में लाया है और आज उन्होंने हमको आश्वस्त करके 12 तारीख का रोस्टर जारी करके हमको इस धरने से उठाया है। आज हमारे कुछ सम्मानित जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर धरने पर बैठे थे अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर। तो उनकी जो शासन स्तरीय मांग थी वो तो पूरी हो चुकी है और जो हमारे स्तर की जो मांगे हैं वो भी लगभग पूरी हो जाएगी। और जो हमारे सम्मानित सदस्यों की जो त्रैमासिक बैठक का जो सवाल था तो उसका हमने रोस्टर जारी कर दिया है और 12 तारीख को हमारी ओपन सदन बैठेगा और सभी सम्मानित सदस्य उस बैठक में प्रतिभाग करेंगे। और आज हमारे सभी सम्मानित सदस्य यहाँ पर धरना स्थगित कर रहे हैं और मैं उनके साथ यहाँ पर आज उनका धरना स्थगित करने यहाँ पर। रानीखेत में पहली बार ई रिक्शा का सफल ट्रायल किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, ARTO और पुलिस प्रशासन की देखरेख में यह परीक्षण आयोजित हुआ था। विजय चौक से कैम्यू स्टेशन तक ई रिक्शा को सवारियों के साथ चलाया गया, जिसमें 2 अलग अलग परीक्षणों में 4 और 5 सवारियों को बैठाकर ई रिक्शा की क्षमता और संचालन सुविधा का आकलन किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि ट्रायल सफल रहा और अब इस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके आधार पर किराया निर्धारित और कुछ और गाड़ियों के साथ एक अंतिम ट्रायल होगा, जिसके बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर ई रिक्शा का नियमित संचालन शुरू करने की योजना है। ARTO मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केमू स्टेशन तक रिक्शा गई है। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे रिजल्ट से। तो अब हमारी ये है कि हम इसका एक रिपोर्ट बनाए जॉइंटली, कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रायल बेसिस पे विजय चौक से केमू स्टेशन तक कुछ रिक्शाओं का संचालन निर्धारित करके। रुड़की पनियाल रोड स्थित शिव कॉलोनी में निजी गौशाला में पिछले कुछ दिनों के अंतराल में 13 पशुओं की मौत हो चुकी है। कुछ पशुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। पशु चिकित्सक डॉक्टर रोहित सिंह ने कहा कि पहले फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई थी, लेकिन दवाइयों से भी रिकवरी नहीं हो रही है। तो वहीं गौशाला संचालक संजय शर्मा का कहना है कि 2012 से ये गौशाला चल रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसे में रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखकर जांच के आदेश दिए। साथ ही सभी निजी गौशाला संचालकों से अपील की कि नियमावली के अनुसार ही गौशालाएं चलाएं। ये पहली घटना है और बच्चे हमने देखा, जो लोग यहाँ पर डेयरिया पालते हैं ना, या चाऊ मंडी गौशाला, अन्य गौशाला हैं, बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ बच्चों की मृत्यु दर मुश्किल से 0.5% होती है। सब बच्चे हमारे यहाँ जिंदे खड़े हैं 12 साल तक के। ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये सब यहीं पर पैदा हुए बच्चे हैं गौशाला में, तो उनकी देख रेख होती है, तभी तो बच्चे जिंदे खड़े हैं ना। सब परसेंटेज उनकी सब ज़्यादा। अब ये बड़ी घटना, हाँ परमिशन हमारे पास है इसकी, ये रजिस्टर्ड गौशाला है, लेकिन हम लोग ऐड पर नहीं है। सरकार से हम लोग कोई सहायता नहीं लेते। 12 वर्ष
4-5 जो हैं अभी सीरियस कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा लगातार हम जो है ट्रीटमेंट, जितने भी जानवर जो बीमार हैं और जो स्वस्थ हैं, हम उन सबका लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी और रिकवरी जो है जल्दी से जल्दी हो, मोर्टेलिटी कम से कम हो। डेथ का रीज़न एक्चुअली क्या है कि जो हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट, उसमें हम ये भी मान रहे थे कि हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से भी हो, मगर कोई भी उसमें सुधार नहीं हो रहा। इन्फेक्शन अगर होता तो जानवर मरता नहीं, उसकी सेहत सुधरनी शुरू होती, मगर ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जो एनिमल्स काफी। मेरे द्वारा जो है अभी स्थलीय निरीक्षण किया गया है और एसडीएम मैडम को जो है विस्तृत जांच के आदेश दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई और डॉक्टर साहब ने जो है पोस्टमार्टम करके जो है विसरा का सैंपल जो है, विसरा और फॉडर का जो सैंपल है फर्दर जांच के लेवल के भेज दिया है और 2 लेवल पे जांचें होंगी। एक तो एक बेसिक जांच होगी जो अभी कल से परसों से शुरू हो जाएगी और फिर जो सेकंड लेवल होगी जांच की वो होगी जब हमारे जो सैंपल रिपोर्ट्स हमने भेजे हैं तो उसकी जांच होकर जो रिपोर्ट प्राप्त होती है तो फिर चीज़ें जो हैं बेटर क्लियर होके आएंगी। मेरे द्वारा जो है अभी इस तरह रुड़की के पनियाल रोड शिवपुरम क्षेत्र में एक अवैध गौशाला में पिछले 1 सप्ताह से कथित तौर पर 19 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 गायें पिछले 24 घंटे में मारी गई हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर रोहित सिंह ने कहा कि मृतक पशुओं के जिगर रक्त शोध के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और जानवरों को सूखी घास और फफूंद लगी रोटी खिलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि लगभग अभी भी दर्जनों गायों की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली से आ रहा था, मेरे पे जो गौशाला के संचालक है संजय शर्मा जी, उनका फोन गया था कि शर्मा जी कल से हमारी 10-12 गायें बीमार हैं और वो हल्की से कांपती हैं और गिर जाती हैं। उनमें से 4 गायें मर चुकी हैं और आप नगर निगम को फोन कर दीजिए, उनकी जेसीबी आ जाएगी। ये 14 तारीख की घटना है। हम लोग शाम को यहाँ से वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो जो सेवक है उनका मेरे पास सूचना आई कि आप जा रहे हैं और 1-2 गायें आज चारा खाने से रुक गई है, मतलब चारा नहीं खा रही है। तो हमने कहा ठीक है, चारे में कुछ समस्या होगी, आप एक काम करें, जो पहले वाला हमारा स्टॉक है भुस्से का, आप वो खिलाएं इनको। सर अभी तक के जो है यहाँ पर कल रात तक के, आज सुबह तक के जो है 13 एनिमल्स की डेथ हुई है और अभी जो है 4-5 जो है अभी सीरियस कंडीशन में हैं। बहुत ज़्यादा लगातार हम जो है ट्रीटमेंट, जितने भी जानवर जो बीमार हैं और जो स्वस्थ हैं, हम उन सबका लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दिल्ली से पौड़ी के कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सेना नदी रेंज में गश्त के दौरान फॉरेस्ट गार्ड पर हाथी ने हमला कर दिया, जहां हमले में फॉरेस्ट गार्ड की पसलियां टूट गईं, जिसके बाद वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं गार्ड को मौके से अस्पताल रेफर किया गया। पानी ला रहे थे तो एक तस्कर आया, 3 लोग थे, सभी भागे। तो एक विवेक कुलदीप नाम का जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है उस पर सूंड से उसके बाईं तरफ हाथी ने मार दिया और उसका दांत माह में चुभा हुआ है। प्राथमिक इलाज यहाँ पर कर दिया है। उसके बाईं तरफ की जो रिब्स हैं, छाती की हड्डियाँ हैं, वो उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को मिला ग्लोबल मार्केट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में रिकॉर्ड 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है सुनिश्चित। इस वैश्विक व्यापारिक